आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं चंद्रशेखर राय, असिस्टेंट प्रोफेसर, महिला महाविद्यालय सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम DSC 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कुछ चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इसमें क्या प्रश्न आपको पूछा जा सकता है? ऑब्जेक्टिव पूछने का दो तरीका का प्रश्न, एक स्टेटमेंट में आपको दे सकता है और एक आपको ऑप्शन में दे सकता है। दोनों मान के चलिए। जिसे आपको एक सिंपल प्रश्न पूछ देगा कि बताइए मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ किस शासक के द्वारा शुरू किया गया? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, इस तरह का दे देगा तो आपको वहाँ पर अकबर लगाना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चाहे एक स्टेटमेंट दे देगा कि अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया तो ये बिल्कुल सत्य है। आपको पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा मनसबदारों की संख्या औरंगजेब के समय में था। सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदारों की संख्या औरंगजेब के समय में था। ये भी बिल्कुल सही है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्यारे स्टूडेंट्स, आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि मशरूत जागीर क्या है? तो मशरूत जागीर होता है कि जब किसी व्यक्ति को किसी शर्त पर जागीर दी जाती है तो उसे मशरूत जागीर कहते हैं। ठीक है, आपको जैसे हो सकता है कि इनाम जागीर के बारे में बोल दे, या किसी व्यक्ति को उसकी विशेष सेवा के बदले पुरस्कार के स्वरूप प्रदान किया जाता है, वो हो गया आपका इनाम जागीर। जागीर तनख्वाह क्या होता है? नगद वेतन के बदले प्रदान की जाने वाली जागीर को जागीर तनख्वाह कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपको पूछा जा सकता है कि जागीरदारी व्यवस्था की जो नींव है वो किसके शासनकाल में पड़ी? तो अकबर के शासनकाल में जागीरदारी व्यवस्था की नींव पड़ी। ठीक है, चलिए देखिए, जागीर की अनुमानित आय को जमा या जमादानी तथा वास्तविक रूप से प्राप्त होने आय को हाल ए हासिल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हाल ए हासिल कहा जाता था। यानी अनुमानित जो आय होता था कि भाई मेरा इतना इनकम होगा, ये हो गया जमा। इसको बोलते हैं जमा या जमादानी। ठीक है, चलिए अल्तमगा जागीर। अल्तमगा जागीर जो है यह सर्वप्रथम जहांगीर के काल में प्रदान की गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपको पूछा जा सकता है कि जागीरदारी प्रथा में जो संकट की वजह से मुगल वंश का पतन हुआ, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। ठीक है, चलिए, और ये संकट सबसे ज़्यादा जागीरदारी संकट जो है औरंगजेब के काल में हो गया था। थोड़ा सा हम लोग आगे बात करते हैं। कृषक वर्ग, देखिए कृषक वर्ग में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दो तरह के मुगलकालीन कृषक वर्ग 3 वर्गों में विभाजित है। प्रथम खुदाकस्त, द्वितीय पाहिकस्त और तृतीय मुजारियान। खुदकस्त क्या होता है? खुदकस्त किसान अपने ही गांव में अस्थायी रूप से रहते थे तथा अपने ही भूमि पर खेती करते थे, उसको बोलते हैं खुदकास्ट। पाहिकास्ट क्या है? दूसरे वर्ग के किसान पाहिकास्ट थे। महाराष्ट्र में इन्हें उपारी, गुरुकुली और कुलबाड़ी तथा राजस्थान में पाही कहा जाता था। ये क्या करते थे? ये दूसरे गांव में जाकर खेती करते थे तथा वहाँ अस्थायी रूप से निवास करते। ठीक है, मुजारियान क्या होता था? कृषकों का एक तीसरा वर्ग जो था वो मुजारियान था। उसके पास इतनी कम भूमि होती थी कि उसके उत्पादन से वे अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाते थे, इसलिए उन्हें अधिक भूमि वाले व्यक्ति से किराए के रूप में खेती के लिए भूमि लेना पड़ता था। तो हम लोग थोड़ा सा कृषि से चर्चा कर ले। कृषि व्यवस्था की जानकारी अब मुगल काल का आपको अबुल फजल के द्वारा लिखित आईन अकबरी के द्वारा होता। पूछा जा सकता है आपको ये
आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? तो अबुल फजल। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़। देखिए, आपको कुछ जो है जगह का नाम दे देगा, बोलेगा ये जगह किस फसल के लिए फेमस है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, 17वीं शताब्दी में दो मुख्य फसल तंबाकू तथा मक्का की पैदावार का प्रचलन हुआ। इस शताब्दी में रेशम उत्पादन का भी जो है व्यापक प्रसार हुआ। इसमें बंगाल विश्व का एक बड़ा रेशम उत्पादक प्रदेश था। बंगाल जो था विश्व का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक प्रदेश था। उद्यान कृषि में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई। प्रायः भूमि से 2 या कभी कभी 3 फसलों का उत्पादन किया जाता था। गेहूं, धान, चना, जौ, बाजरा, मक्का, गन्ना, कपास, अफीम, नील, ये सब पोस्ता आदि का उल्लेख है। मकई और तंबाकू का उत्पादन भारत में 17वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। गेहूं का उत्पादन पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार की जाती थी। उत्तम कोटि का गेहूं जो है ग्वालियर में काफ़ी मात्रा में उगाया जाता था। गन्ने का उत्पादन बंगाल और बिहार में होता था। चना और जौ पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में उत्पादित होता था। बाजरा और मक्का उत्तर प्रदेश और राजस्थान में होता था। चावल मुख्यतः असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पूर्वी तट इसमें होता था। उत्तम प्रकार का चावल सिरसा में पैदा होता था। ठीक है, देखिए, सबसे उत्तम प्रकार का नील जिसको बोलते हैं, बयाना क्षेत्र और अहमदाबाद के पास सरखेज में पैदा होता। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। यानी बयाना जो क्षेत्र था वो नील उत्पादन के लिए फेमस था, बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है नील उत्पादन के लिए। अफीम जो है मुख्यतः मालवा वो बिहार में पैदा होता था। शोरा पैदा करने की बहुत मांग थी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपको पूछा जा सकता है कि भारत में तंबाकू की खेती सर्वप्रथम जहांगीर के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। पुर्तगालियों द्वारा सर्वप्रथम 1605 ईस्वी में दक्षिण में तंबाकू की खेती प्रारंभ हुआ। तो ये स्टेटमेंट दे सकता है कि भारत में मुगल काल में तंबाकू की खेती सर्वप्रथम जो है किसके काल में शुरू हुआ? तो जहांगीर के काल में शुरू हुआ। ठीक है, चलिए देखिए, सिंचाई व्यवस्था पर भी काफ़ी ध्यान दिया गया था। अकबर के शासनकाल में पहली बार फिरोज शाह की यमुना नहर की मरम्मत हुई थी। अकबर के काल में सिहाब नहर का निर्माण किया गया था, ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए, दुर्भिक्ष के समय, अकाल के समय भी सहायता किया जाता था। अकबर के पीरियड में भी बहुत सारे शासन सहायता किया गया। ठीक है, और 1659 ईस्वी में दुर्भिक्ष में औरंगजेब ने राहदारी और पानदारी कर को हटा दिया था ताकि लोगों को राहत मिले। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं भू राजस्व के विषय में। मुगल काल में राज्य किया का मुख्य स्रोत भू राजस्व था। इसी कारण शासकों ने भू राजस्व प्रशासन में विशेष रुचि ली। अकबर मुगल भू राजस्व व्यवस्था का संस्थापक था। यह स्टेटमेंट याद रखिएगा। अकबर जो है मुगल भू राजस्व व्यवस्था का संस्थापक था। उसने अनेक प्रयोगों के माध्यम से इस व्यवस्था को विकसित किया। बाबर बहुत कुछ किया नहीं, तो बाबर के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा शेरशाह ने कुछ काम किया था। सर्वप्रथम शेरशाह ने गजिए सिकंदरी के द्वारा भूमि की बीघों में पैमाइश कराई। शेरशाह ने प्रत्येक बीघा का क्षेत्रफल 36,000 वर्ग किलोमीटर होता था। उसने उपज के आधार पर भूमि की 3 श्रेणियां विभाजित की। किसने? शेरशाह ने। क्योंकि हम लोग को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है अकबर के पीरियड। मुगल भू राजस्व व्यवस्था का संस्थापक अकबर था। जब अकबर गद्दी पर बैठा तो उसने शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था को पुनर्गठित किया। सर्वप्रथम उसने शेरशाह की जब्ती प्रणाली को अपनाया। शेरशाह ने जब्ती प्रणाली अपनाया था, उसको भी शेरशाह अकबर ने लागू किया। उसके द्वारा तैयार की गई रई के आधार पर अपने भू राजस्व का निर्धारण किया। मुगलकालीन भू राजस्व व्यवस्था को एक सुनिश्चित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय जो है अकबर को दिया जाता है। इस उद्देश्य से उसने अलग अलग समय में 4 प्रमुख दीवानों की नियुक्ति की। किसने? अकबर ने। सर्वप्रथम अकबर ने 1560 में अब्दुल मजीद को आसफ खान की उपाधि तथा दीवान नियुक्त किया। इस तरह से इन्होंने भू राजस्व प्रबंधन में काफ़ी ज़्यादा काम किया। देखिए,
वो राजस्व वसूल करने के लिए प्रत्येक इकाई में पृथक पृथक आमिल नियुक्त किए जो करोड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? करोड़ी के नाम से। ठीक है, आगे बात करते हैं। अभी आपको मैंने बताया कि वास्तविक आंकड़ों के आधार पर भू राजस्व का जमा हाल हासिल नामक एक नवीन लेखा तैयार करवाया। ठीक है, चलिए देखिए, इसने भू राजस्व व्यवस्था में वार्षिक सर्वेक्षण और आकलन पद्धति को समाप्त कर उसके स्थान पर नस्क प्रणाली प्रारंभ किया, क्योंकि यह व्यवस्था सफल नहीं हुआ। 1573-74 में एक नवीन प्रयोग किया जिसके अंतर्गत खालसा भूमि का विस्तार किया गया। खालसा भूमि मतलब होता है कि जैसे वो राज्य का जमीन होता था, उसमें जो भी उत्पादन होता था वो राज्य के कोष में जाता था। 1575 इसमें कुछ प्रदेशों को छोड़कर साम्राज्य का अधिकांश भूभाग जो है खालसा क्षेत्र में परिवर्तित किया गया। इस नवीन योजना के अंतर्गत सर्वप्रथम भूमि की माप की व्यवस्था की। भूमि का माप होना चाहिए। भूमि माप के लिए गजीय सिकंदरी को अपनाया गया, और गजीय सिकंदरी बहुत इम्पोर्टेंट था, आपको पता है ना। हाँ, सिकंदर लोदी के पीरियड में भी इस तरह का प्रचलन था जो 29 अंगुल का था। चलिए देखिए, साम्राज्य की खालसा भूमि पर 182 करोड़ी नियुक्त किए गए। करोड़ी का कार्य क्या होता था? अपने भू क्षेत्र की सीमाएं निर्धारित करना, भू राजस्व के विभिन्न साधनों का लेखा तैयार करना, प्रत्येक साधन से प्राप्त धनराशि और प्रत्येक फसल का ब्यौरा रखना, उसकी सहायता के लिए कारकुन और पोतदार नियुक्त करना। ये सब भू राजस्व से व्यवस्था से संबंधित पदाधिकारी थे। प्यारे स्टूडेंट्स, आपको जानकारी होनी चाहिए कि अकबर ने शेरशाह की व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण संशोधन भूमि के वर्गीकरण क्षेत्र में किया। उसने भूमि की खेती को बारंबारता में उपज के आधार पर 4 श्रेणियां विभाजित की। उपज के आधार पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे उच्च कोटि का जो होता था उसको बोलते थे पोलज, एकदम याद रखिएगा, जिसमें प्रति वर्ष खेती का काम होता था। टोडर मल बंदोबस्त के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ भूमि मानी जाती थी पोलज। प्रति क्या होता था? 1 वर्ष के अंदर पर खेती होती थी, कुछ समय के लिए उर्वर शक्ति छोड़ दिया, मतलब 1 वर्ष खेती किया फिर 1 साल छोड़ दिया। छाछर क्या होता था? जो 2 से 4 साल तक खेती के काम में नहीं ले जाते थे, और बंजर जो 5 साल से अधिक बिना खेती का रहता था। तो सबसे उच्च कोटि का जो भूमि होता था वो पोलज होता था। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए, अकबर ने भूमि की माप के लिए अपने शासन के 31वें वर्ष सिकंदरी गज के स्थान पर इलाही गज, याद रखिएगा, सिकंदरी गज के स्थान पर इलाही गज का प्रयोग आरंभ किया, जो 41 अंगुल का था। ठीक है, चलिए, तो ये थोड़ा सा बहुत इम्पोर्टेंट है। राजस्व प्रणाली में देख लेते हैं। अकबर और उसके उत्तराधिकारी के शासनकाल में राजस्व निर्धारण की 4 मुख्यतः प्रणाली प्रचलित थी। एक हो गया जब्ती या दहशाला प्रणाली, बटाई, गल्ला, बक्सी, कानकुत और नस्क। आपको पूछा जा सकता है कि आईनी दहशाला जो है किसने लाया? इस व्यवस्था का प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अकबर को दिया जाता है आईने दहशाला। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको जो है सो लगभग क्वेश्चन पकड़ा जाएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इतना यदि आप पढ़ लेते हैं तो मान के चलिए कि आपको आराम से जो है सो आप एग्ज़ाम में अच्छा कर लेंगे। और इसको पढ़ लीजिएगा। सभी लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा। परीक्षा अच्छे से दीजिए, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।